ये फ्लू का सीजन है और अचानक से इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ गए हैं। आईसीएमआर ने भी अभी गाइडलाइंस जारी की है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इन्फ्लुएंजा का कौन सा सब टाइप इस समय एक्टिव है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचाव क्या है, उसका इलाज क्या है और आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या है। इस समय इन्फ्लुएंजा के काफ़ी केस आ रहे हैं। वैसे भी अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है वो इन्फ्लुएंजा के लिए सबसे सुइटेबल टाइम होता है और इन दिनों में इन्फ्लुएंजा के केस ज़्यादा आते हैं। इस समय इन्फ्लुएंजा टाइप ए H3N2 बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इन्फ्लुएंजा 4 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप A, B, C और D। इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है वो काफ़ी कंटेजियस है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा टाइप ए काफ़ी सीवियर होता है, उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अब बात करते हैं H3N2 के लक्षणों के बारे में। तो H3N2 के जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें तेज बुखार है, बुखार के साथ ठंड लगना, कपकपी सी महसूस होना और शरीर में तेज दर्द, टूटन जैसी महसूस होती है जिसे राइगोर कहते हैं, और गले में खरांश होना या गले में दर्द होना, खांसी, नाक बंद होना या नाक बहना, ये H3N2 के प्रमुख लक्षण हैं। अब हम आईसीएमआर की गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस में जो मुख्य बातें हैं उनमें H3N2 के जो लक्षण हैं वो बताए गए हैं और वो वही हैं जो मैंने अभी बताए हैं। दूसरी बात बचाव के बारे में महत्वपूर्ण है। बचाव के बारे में आईसीएमआर का कहना है कि वही प्रक्रिया अपनानी है जो आपने कोविड में अपनाई थी, यानी मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस में इलाज के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई गई है, वो ये है कि एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना है। तो वायरल इन्फेक्शन में बेसिकली एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं है। दूसरी बात है वो ये है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, यानी कि बुखार के लिए पैरासीटामोल यूज करना है। तो मैंने अभी जो सिम्टम्स बताए हैं यही सिम्टम्स कोविड में है और यही सिम्टम्स जो बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी यही सिम्टम्स हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या H3N2 इन्फेक्शन है? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो तो बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए हम पहले एक CBC करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अगर बड़ा हुआ आता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 8000 है। तो अगर TLC बढ़ी हुई आती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली नहीं बढ़ती है। तो अगर TLC अपर लेवल पर है या 8000 से ज़्यादा है तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आसपास किसी के संपर्क में आए जिससे बुखार है उसके बाद बुखार हुआ है, या घर में किसी को बुखार है उसके बाद बुखार हुआ है, तो फिर वो इन्फ्लुएंजा ही है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो वायरल फीवर है वो एक दूसरे के टच में आने से ही होता है। जैसे कोविड में इन्फेक्शन होता था, एक दूसरे से टच में आने से होता था, वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस है वो ही ऐसे ही फैलता है। वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली जो शुरू के 8-10 घंटे हैं उनमें बुखार शुरू होता है और 10-12 घंटे में बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, 103-104 तक जा सकता है। और ये हाई ग्रेड फीवर है वो 1-1.5 दिन तक रहता है और उसके बाद फीवर डिसकंटिन्यू हो जाता है। हालांकि जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में बहुत वेरिएशन है। देखिए, कोई भी वायरल डिजीज होती है, वायरल फीवर होता है, तो उसमें ये ऐसा होता ही है कि काफ़ी केस होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जैसे आप डेंगू में देखेंगे तो 75% केस जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कोविड में भी 75% के करीब हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा पर ऐसी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन एक स्टडी मैंने देखी है जिसमें ये बताया गया है कि टाइप ए में 10 से 26% केस जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं।
तो जो लक्षण है उनमें भी वेरिएशन मिलता है। जैसे कि मेरे घर में ही मेरी छोटी भतीजी को अभी फीवर आया, अभी भी उसे फीवर है। तो उसे पहले 2 दिन बहुत तेज बुखार रहा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहा, और उसमें जो कोल्ड स्पॉन्जिंग के बाद वो 103 तक आ रहा है, उसे बंद कर दे रहे हैं तो फिर 104 डिग्री हो जा रहा है। पैरासीटामोल देने के बाद और कोल्ड स्पॉन्जिंग के बाद भी 103-104 डिग्री बुखार रहा। 2 दिन उसे बुखार रहा, उसके बाद फिर बड़ी को आ गया और उससे जो फीवर आया वो भी 2 दिन रहा। 2 दिन के बाद फिर वो डिसकंटिन्यू हुआ है, आज थोड़ा उतरा है। और उसका जो बुखार है वो 103 तक गया है, लेकिन कोल्ड स्पॉन्जिंग के बाद 102 तक ही रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। मैं भी 3 दिन से इन्फेक्टेड ही हूँ और मेरे सिम्टम्स हैं वो थोड़े अलग हैं। जैसे 3 दिन से गला चौक रहा है, सोरनेस है, दर्द है, मैलिस फील हो रहा है, बुखार जैसा लगता है, लेकिन टेम्परेचर नापने पर बुखार नहीं है। तो आपको इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स मिल सकते हैं। यूजुअली बहुत तेज बुखार आता है, 103-104 तक जा सकता है, और बुखार जो है वो 1-1.5-2 दिन तक रहता है कंटिन्यूस पैरासीटामोल देने के बाद भी, और उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। खांसी ठीक होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज में आपको अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, लेकिन ऐसी जगह जो रूरल है, यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ आप कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, उन्हें अपना सकते हैं। तो इसमें बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल लेना है। पैरासीटामोल लेने के बाद भी हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, तो पैरासीटामोल को आप 5 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद भी बुखार नहीं उतरता है तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग जारी रखनी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग का मतलब है कि ये हाथ हैं, हथेलियाँ हैं, ये गीले कपड़े से आपको पोंछते रहना है, माथा पोंछते रहना है, और तलुए, पैर, इनको पोंछते रहना है, तो इससे टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा। तो पैरासीटामोल काफ़ी सेफ टैबलेट है। इसकी जो डोज है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो जैसे अगर 1 साल का बच्चा है जिसका वजन 10 किलोग्राम है, तो उससे 5 ml पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं। तो उसमें 125 मिलीग्राम्स पैरासीटामोल होता है 5 ml में, और 10 किलो वजन है तो उसका 12.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो गया, और यही इसकी डोज है। 10 से 15 के बीच में डोज रखनी है। तो 50 किलो वजन तक आप 500 mg की टैबलेट ले सकते हैं, और 50 किलो से ऊपर वजन है तो 650 mg की टैबलेट ले सकते हैं। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। और बच्चे जो हैं उनकी समस्या ये होती है कि मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे ही होता है। तो मुंह का टेस्ट खराब होने के बाद उन्हें पानी अच्छा नहीं लगता और पानी की कमी हो जाती है। तो पानी आप बदल बदल के ले सकते हैं। पानी से मतलब केवल प्लेन पानी नहीं है, आप उसमें नींबू डाल के पानी ले सकते हैं टेस्ट बदलने के लिए। दाल का पानी ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं, और फ्रूटी या जूस वगैरह किसी भी तरह से फ्लड अंदर जाना ही चाहिए। और 3 से 3.5 लीटर पानी पर डे आपको लेना ही है एडल्ट के लिए। बच्चों में देखते रहें कि अगर तेज बुखार है और पेशाब आ रहा है तो ठीक है, अगर पेशाब लंबे समय तक नहीं आया है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हो सकता है उसे ड्रिप चढ़ानी पड़े, पानी की कमी हो उसके अंदर। गले के खराश के लिए बीटाडिन से गार्गल कर सकते हैं, या फिर उसमें नमक डाल के और हल्का गुनगुना करके गार्गल कर सकते हैं। सेटिजन या लिवोसेटिजन ले सकते हैं दिन में 1 बार। तो ये इससे नाक बहने की या नाक बंद होने की परेशानी है, इसमें आराम मिलेगा। भाप ले सकते हैं, इससे भी आराम मिलेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पैरासीटामोल के अलावा कोई भी दवा बिना डॉक्टर के पूछे न दें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।